नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं मैटर में बताने जा रहा हूं, ये लगभग जो भी झूठे मैट्रिमोनियल केसेस फेस कर रहे हैं पति, उनके केस में ये कहानी कॉमन मिलेगी। जितने मेरे व्यूवर्स हैं सबके लिए यूज़फुल वीडियो है। क्यों है? क्योंकि इसमें कानून का खुलेआम दुरुपयोग किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, ओपनली हो रहा है। यहाँ तक कि मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ, पर ये चर्चा का विषय कभी नहीं रहता। कई बार लोग काउंसलिंग भी जब मुझसे लेते हैं तो उस वक्त भी उन लोगों के लिए इतना बड़ी ये जो डिटेल ज़रूरी नहीं होती, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, यही आज इस वीडियो का कंटेंट रहेगा। होता क्या है कि आप इस चीज़ को बाकायदा देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, आप समझ नहीं पा रहे होते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। यहाँ तक कि अगर इसको वीडियो को आज आपने ढंग से देखा तो मैं अश्योर कर रहा हूँ कि आपके केसेस भी हटेंगे और मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा पत्नी को। ये एक ऐसा तरीका है जिसको अगर आप आजमा लेते हैं अपने केसेस में तो बहुत राहत मिलेगी। इसीलिए कहते हैं सर, एजुकेटेड हो जाइए। आप लोग एजुकेटेड रहेंगे तो बड़ा फ़ायदा होता है। केसेस को समझना, लॉ की डेफिनेशंस को समझना। देखिए, हर्डल सबको आते हैं। जितने लोगों ने कोर्सेज यहाँ पर ज्वाइन किए हैं उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। कोर्ट में उनके लिए बहुत सारी एडवर्सिटीज़ क्रिएट की जाती है। वो लॉ की बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। कई बार उनके साथ में जो काम कर रहे होते हैं वो लोग भी कोर्ट में उनको सपोर्ट नहीं करते। तो कई बार ऐसी समस्याएं आती है, पर उन सब का निदान हम लोग अपने इन कोर्सेज में देते हैं बावजूद इतनी परेशानियों के। तो ऐसा नहीं है कि कई लोगों ने मेरे वीडियोज़ देखे और फिर उस चीज़ को यूज़ किया और पता लगा कि वहाँ जाकर उन्हें एडवर्सिटी फिर भी झेलनी पड़ी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग लॉ की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं, पर उसके आगे उसे लागू कैसे कराना है वो भी हमारे कोर्स का हिस्सा रहता है। छोटी छोटी सी बारीकियां होती हैं जिनको अगर आप समझ गए तो कोई आपका इस तरह की जो डिटेल्स हम यहाँ पे देते हैं ये असंभव सी लगती हैं, मगर ये अगर हमारे तरीके से चलेंगे तो बड़ा यूज़फुल रहेगा। आप भी इन कोर्स का हिस्सा हो सकते हैं। मेन कोर्सेज जो हम चलाते हैं इसके लिए आप व्हाट्सअप मैसेज पे डिटेल ले सकते हैं और फिर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बैठकर अगर वीडियो देख रहे हैं और कोई कानूनी सलाह की ज़रूरत है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक होगा और फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। दोस्तों, 2 सेक्शंस हर केस में एक हॉलीडे पैकेज, हनीमून पैकेज की तरह जुड़कर आते हैं। 498A के साथ DV 125 या फिर HMA 24 भी आजकल कभी कभी यूज़ किया जाता है, पर होता कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन कैसे कि DV में भी मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, 125 में भी मेंटेनेंस मांगा जा रहा है। कभी DV पहले लगा दिया, कभी 125 में पहले लगा दिया। आज ये सब इलीगल है। DV 125 कभी एक साथ नहीं लग सकता, आगे पीछे नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता एक केस के अंदर। इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बनी है। आज मैं 2 जजमेंट्स आपको दे रहा हूं। उन दोनों जजमेंट्स का सार यहां पर दे रहा हूं। कानून को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको सपोर्ट करता है CPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 11। इसमें क्या है? इसमें यह है कि सरल भाषा में समझा देता हूं कि यहां पर जो कोई भी व्यक्ति है उसको सेम ग्राउंड्स पे कभी भी 2 जगह से 2 अलग अलग केसेस में 2 अलग अलग सेक्शंस में एग्जामिन नहीं किया जा सकता। अगर कोई दूसरा सेक्शन है वहाँ पर अगर एग्जामिन करना है तो इस सेक्शन का प्रभाव जो है वो पूरी तरह से उस पर लागू होगा और एक केस खारिज होना ज़रूरी हो जाएगा। हो ये सकता है कि घटनाएं अलग अलग तरीके से घटित हुई हों, उसके अंदर अलग अलग इवेंट्स हों, तो फिर 2 अलग सेक्शंस में ट्रायल किया जा सकता है, पर सेम ग्राउंड्स पे। ग्राउंड समझ रहे हैं? पत्नी जो बात DV के अंदर कह रही है सेम वो की वही कट कॉपी पेस्ट 125 में बोलती है, दहेज मांगा मारा पीटा घर से निकाल दिया। DV में बोलते हैं दहेज मांगा मारा पीटा घर से निकाल दिया। देखिए साहब, ये इस तरह से नहीं होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज यही इन जजमेंट्स का भी सार है और इनको आपको लागू करना अपने केसेस में बड़ा आसान रहेगा। ये बहुत सीधे सरल वो हैं। और इसके बाद तो अभी पिछले 2021-22 में भी काफ़ी जजमेंट्स इस सपोर्ट में आए हैं, इस कंटेक्स्ट में आए हैं। होता क्या है, DV के अंदर एक सेम स्टोरी लेके चल रही होती है वाइफ, और कुछ दिन बाद या साइमल्टेनियसली साथ के साथ ही आपके लिए एक 125 का केस भी हाथों हाथ लगा देती है। अब आप क्या गलती कर रहे होते हैं? पहली चीज़ ये है कि वो कभी भी इंटीमेट नहीं करती है कोर्ट के अंदर कि मैं 2 केसेस में मेंटेनेंस मांग रही हूँ। 125 को सेपरेट दिखाती हैं और DV को सेपरेट दिखाती हैं। कभी ये नहीं कहती कि मैंने DV के अंदर जाके नहीं कहती मैंने 125 लगा रखा है, और कभी ये नहीं कहती कि 125 मैं तो मैं मेंटेनेंस मांग ही रही हूँ, DV में मांग रही हूँ। समझ रहे हैं? कहानी दोनों में सेम है, पर दिक्कत यह है यहाँ पर माशाल्लाह पति भी बड़े अपने खिलाफ ही
चल रहे होते हैं, वो भी कोर्ट को इंटीमेट नहीं करते। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पति कर रहे होते हैं कि जब दो जगह से केस चल रहा होता है तो दोनों जगह एप्लीकेशन लगाकर उनमें से एक को खारिज कराना होता है। बात समझ रहे हैं? रजनीश वर्सेस नेहा में भी इसका उल्लेख क्लियरली किया गया है कि पत्नी जो है वो 2 बार मेंटेनेंस ले सकती है अलग अलग बार, पर उसका एक तरीका है। इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है, एक अलग तरीके से कानून की जो भाषा होती है उस तरह से लिखा हुआ है जिसके अंदर सारगर्भिता है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से उसको समझा जाए तो डिटेल में उसकी बहुत सार है, डिटेल है। तो देखिए क्या है वहाँ पर इस तरह से कहा गया है, लैंग्वेज ये यूज़ की गई है कि 2 अलग अलग जगह से मेंटेनेंस ले सकती है, पर उसके 2 अलग अलग केसेस में रीजंस भी अलग होने चाहिए। अब यहाँ से ही हम समझना शुरू करेंगे कि 125 और सीआरपीसी का जो 125 है वो और डीवी दोनों साथ क्यों नहीं लग सकते। इसका एक प्रोसीजर जो इन जजमेंट्स में समझाया गया है वही रजनीश वर्सेस नेहा में उसकी समरी वहाँ कही गई है, जो कि आप अक्सर अपने एफिडेविट्स वगैरह जो लगाने के लिए जो इनकम एफिडेविट्स वगैरह और लाइबिलिटी और एसेट्स के जो एफिडेविट लगाते हैं, यानी जो शपथ पत्र लगाते हैं रजनीश वर्सेस नेहा जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी प्रॉपर डिटेलिंग और प्रॉपर खोल कर बताया गया है इन 2 जजमेंट्स में। वहाँ समरी है, आप समझिए होता क्या है। टीवी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें कहा सब मारा है, पीटा है, क्रूरता हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब मारा पीटा है, क्रूरता हुई है और आपको वहाँ से घर से निकाल दिया गया, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो पत्नी है उसको किसी तरह से कोई खर्चा पानी नहीं दे रहा पति। अगर वो घर से ही बाहर चलेगी तो इसका मतलब उसको खर्चा पानी नहीं दे रहा है, तो इस वजह से वहाँ पर मेंटेनेंस दिलवाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, पत्नी की यहीं जो झूठे केस लगा रही होती हैं उनकी यहीं संतुष्टि नहीं होती, वो सोचती हैं आप 125 में भी एक छोटा मोटा, और कई लोग हैं आपके, कई इस वक्त जब वीडियो देख रहे हैं आप में से कई तो उनके 2-2 जगह से मेंटेनेंस भी लग रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन ऐसे लोग हैं। होता क्या है, वो 125 सीआरपीसी में कर ली थी, पर प्रोसीजर ये कहता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो या 125 सीआरपीसी हो, इसके लिए कोई कानून नहीं है कि पत्नी पहले घर छोड़े और फिर उसके बाद जाकर कोर्ट में केस करे और वहीं से बैठी रहे और वहीं से बैठे बैठे मेंटेनेंस। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो वापस अपने पति के घर आके रह सकती है, रहते हुए फिर अगर उसके साथ पति उसको रिफ्यूज़ कर रहा है, इनकार कर रहा है मेंटेनेंस देने के लिए, तब ये दूसरे तरीके का प्रकरण हो गया। यानी कि पहले कोर्ट को शिकायत की गई, कोर्ट ने मेंटेनेंस दिला दिया, डोमेस्टिक वायलेंस केस में सब कुछ शांत करा दिया, समझौता करा दिया, पत्नी रह रही घर में। उसके बाद वो फिर गई पति की शिकायत करने की, आपके आदेश के अनुसार मैं जाके रहने लग गई, इसने मुझे कुछ दिन तो मेंटेनेंस दिया, उसके बाद फिर देना बंद कर दिया, तब वो 125 सीआरपीसी में आपसे मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इन दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए और एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि उसके साथ दोबारा एक अलग तरीके की क्रूरता हुई, सेम क्रूरता नहीं, एक ही टाइम, एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही जगह, एक ही व्यक्ति जो है उसकी सेम स्टोरी को 2 जगह नरेट नहीं किया जा सकता अलग अलग सेक्शंस में। ये कहते हैं जजमेंट्स। दोस्तों, आप एक बात मान के चलिएगा कि कोई कानून कभी भी गलत तरीके से किसी को कोई फायदा लेने के लिए जगह नहीं देता। मैं इसलिए ही ये एजुकेशन कोर्सेज चलाता हूं कि आप इन चीज़ों से इतनी गहराइयों को समझ सकें। उसके बाद भी आपको कोर्ट में कई पेचीदगियां आती हैं। मेरे को कई लोग अपने कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हैं, कई लोग मुझे पर्सनली भी बोल रहे हैं, काउंसलिंग में भी। उसी का सॉल्यूशन है कि आप एजुकेटेड होइए। ये बहुत आसान केसेस हैं जिनको आपने बहुत बड़ी चीज़ बना ली है ना, हवा बना लिया है, जो आपको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, समाज में इसके लिए अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं। ये सब झूठ है। हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने बहुत रास्ते निकाले हैं, बहुत आसानी से इन केसेस को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है कोर्ट के अंदर, या कोई आपके खिलाफ एडवर्स डिसीजन दे दिया गया जो कि लॉ को कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप बिल्कुल खुश रहिए, हम उसका सॉल्यूशन देकर वो आपके फ़ायदे में ही जजमेंट ला सकते हैं। एनीवेज, ये आपके ऊपर है कि आप इस तरह की चीज़ों का हिस्सा होना चाहते हैं या नहीं। पर आज वाला ये जो जजमेंट्स हैं दोनों को पढ़िएगा, और जितने भी लोग हैं जिनके साथ ये अन्याय हुआ है कि 2-2 जगह से पत्नी मेंटेनेंस ले रही है, उन्होंने उल्लेख नहीं किया, पत्नी ने भी नहीं किया, पति ने भी नहीं किया, तो फिर अपने केस में फ़ायदा लीजिए इन जजमेंट्स को लगाकर। और केस के किसी भी स्टेज पे आप मेंटेनेंस रुकवा सकते हैं। अगर 2 जगह से मेंटेनेंस लग गया है, आप 2 जगह से केस डाला गया है तो एक करवा सकते हैं। एक बोनस पॉइंट लेते जाइए, कुछ लोगों के डोमेस्टिक वायलेंस केसेस 1 साल से ज़्यादा की टाइम लिमिट के बाहर लगे हैं, तो 1 साल से ज़्यादा की टाइम लिमिट अगर दिखा रहे हैं तो उस सूरत में उनको उनका टाइम बार्ड हो जाता है, जो है
डोमेस्टिक वायलेंस पर पहले डोमेस्टिक वायलेंस को खारिज मत करिए। पहले डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर मेंटेनेंस जब पत्नी ले रही है तो ऑलरेडी या मेंटेनेंस का दावा ही पेश किया, मान लीजिए लिया नहीं है, और 125 में भी उसने वही केस, वही सेम स्टोरी लगाई है, तो उन दोनों की वजह से 125 सीआरपीसी को पहले खारिज कराइए, एक केस गया, ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद अब डोमेस्टिक वायलेंस केस को टाइम बाउंडेशन की वजह से, टाइम लिमिटेशन की वजह से, टाइम बार्ड होने की वजह से आप फिर खारिज कराइए, क्वैश कराइए, दोनों केस गए। यानी कि एक तीर से दो निशाने कर सकते हैं आप। पर पहले ऐसा मत कर दीजिएगा कि अगर आपका टाइम बार्ड हो रखा है डीवी, तो पहले आपने डीवी को हटवा दिया फिर 125 सीआरपीसी नहीं हटेगा। पहले 125 सीआरपीसी हटवाइए और फिर झूठा केस है। देखिए झूठे केस में बड़ा आसानी से सब चीज़ें होती हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार हम बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात करें, उसके बाद मैं आपको और बेहतरीन तरीके से समझा सकूँगा। काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो अगर यहाँ मैं बहुत डेमोन्स्ट्रेट करूँगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आज मेरी बात आपके दिमाग में एक तकनीकी पहलू को और डेवलपमेंट दे रही है तो प्लीज़ आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप अपने केस में अब क्या करने वाले हैं डीवी और 125 सीआरपीसी के, जो कि झूठा लगाया गया आप पे। थैंक यू।